हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन क्लास 10। तो आज हम बात करने वाले फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म एंड द टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। शुरू करते हैं। सबसे पहले फीचर्स जानते हैं। फीचर्स क्या क्या है फेडरलिज्म में। फेडरलिज्म में दो या दो से अधिक टायर्स या फिर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट रह सकते हैं, यानी मिनिमम दो चाहिए और मैक्सिमम दो से ज़्यादा चाहिए। इंडिया में क्या है, दो से ज़्यादा है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। कई कई कंट्री में सिर्फ सेंट्रल है, कई कई कंट्री में सेंट्रल और स्टेट ये दो ही पाए जाते हैं, इसलिए लिखा कि मिनिमम दो। ये है मिनिमम और ये है मैक्सिमम। समझ में आ गया? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये टी आई, ये होना था TIERS होना था, TIERS, बट स्पेलिंग गलत यहाँ पर लिख दिया गया है। द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो अलग अलग प्रकार के लेबल या फिर टायर होते हैं गवर्नमेंट में, वो अलग अलग प्रकार के, वो पर अलग गवर्न करते हैं एक ही प्रकार के सिटीजन को, सेम सिटीजन को वो क्या करते हैं, गवर्न करते हैं या फिर रूल करते हैं। बट हर अलग टायर से फिर लेवल का अपना खुद का ही एक जुरिस्डिक्शन होता है। ये जुरिस्डिक्शन क्या है, ये हम नेक्स्ट पेज में समझेंगे। और जुरिस्डिक्शन एक पर्टिकुलरली उनकी जो जुरिस्डिक्शन होती है वो अलग अलग स्पेसिफिक मैटर में होती है। सी होना था, स्पेसिफिक मैटर में होती है। जैसे कि आपको याद रखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म में ताल। ताल यानी टैक्सेशन लेजिस्लेशन, यानी टी फॉर टैक्सेशन, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ए फॉर लेजिस्लेशन। सही समझ आ गया? ठीक है। ये जो जुरिस्डिक्शन होता है उन रेस्पेक्टिव लेवल्स या फिर टायर्स का गवर्नमेंट में होता है, वो स्पेसिफाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। उनके जो जुरिस्डिक्शन होते हैं, जुरिस्डिक्शन वर्ड बार बार आ रहा है तो कंफ्यूजन क्लियर कर रहा है ये क्या है, समझेंगे नेक्स्ट पेज में। आप थोड़ा सा वर्ड ही समझ लीजिए। जुरिस्डिक्शन जो उनका होता है उस रेस्पेक्टिव लेवल्स या फिर टायर्स का होता है गवर्नमेंट में, वो स्पेसिफाइड किया जाता है, उसे लिखा जाता है, उनका क्या क्या पावर है, क्या क्या चीजें उन्हें सौंपी गई, वो लिखा आता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और जिसकी वजह से उनकी एग्जिस्टेंस और अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, यानी वो किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनकी एग्जिस्टेंस वो बने रहेंगे, किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बने रहेंगे और एक अथॉरिटी के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में बने रहेंगे, स्पेसिफाइड रहेंगे, जिस प्रकार से वो अपना काम करेंगे। और इसीलिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटेड किया जाता है, क्योंकि वो अपने एग्जिस्टेंस वो अभी भी इस देश में है और इस देश को एक अथॉरिटी के हिसाब से चला रहे हैं और उनके पास एक पावर है। इसीलिए वो क्या करते हैं, इसीलिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें गारंटेड किया जाता है कि ये अभी यहाँ पर है और अभी इन्हें इसी पर्टिकुलर काम इन्हें सौंपा गया है। वो कोई भी टायर या फिर लेवल हो सकता है। जो फंडामेंटल प्रोविजन होते हैं, जो फंडामेंटल प्रोविजन होता है कॉन्स्टिट्यूशन, कैन नॉट बी यूनिलिटरल। यूनिलिटरल यानी कोई भी एक, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट अगर एक कंट्री में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ अपना डिसीजन नहीं ले सकता है। कैन नॉट बी यूनिलिटरली चेंज्ड बाय द वन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंज रिक्वायर द कंसर्न ऑफ बोथ द लेवल्स। यानी इसका अर्थ है कि फंडामेंटल में या फिर गवर्नमेंट में कोई भी प्रकार का चेंज, कोई भी प्रकार बदलाव अगर लाना चाहता है वो कभी भी यूनिलिटरल नहीं होगा। किसी एक लेवल ने, किसी एक टायर ने अगर बोल दिया कि इस चीज को डिसीजन किया जाएगा, इस पॉलिसी को चेंज किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा, क्या उसमें कुछ चीजें नहीं ऐड किया जाएगा, ये सिर्फ एक अगर बोल देगा तो नहीं किया जाएगा इस प्रकार के चेंजेस। यानी कोई एक की बात नहीं सुनिएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है, कोई भी एक नया पॉलिसी आया है, कोई भी एक चीज के बारे में वो बदलाव करना चाहता है, इस चीज को, एजुकेशन सिस्टम को वो बदलाना चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तब तक वो बदला नहीं सकता जब तक दोनों ही गवर्नमेंट का, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, जब तक दोनों का ही कंसर्न ना आ जाए कि हाँ एजुकेशन सिस्टम को बदलाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हर खुद ही नहीं कर सकता कि हम एजुकेशन सिस्टम को बदला देंगे, दोनों को ही बदलाना का डिसीजन लेना पड़ेगा। सेंट्रल भी राजी होना चाहिए, स्टेट भी राजी होना चाहिए, लोकल भी राजी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में 3 लेवल्स होते हैं, इसलिए तीनों के राजी होने के बाद ही कोई डिसीजन या पॉलिसी चेंज होता है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकता, कैन नॉट बी यूनिलिटरली। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या चाहता है, कोर्ट्स के पास कुछ ऐसा पावर दिया गया है जहां पर, यानी कोर्ट्स के पास कुछ ऐसा पावर जिसका तो इंटरप्ट कर सकता है, वो क्या कर सकता है, उनके अंदर जा सकता है और दखलंदाज दे सकता है। किसके काम में? कॉन्स्टिट्यूशन के काम में दखलंदाज दे सकता है। और जो पावर होते हैं डिफरेंट लेवल्स में ऑफ गवर्नमेंट, वहां पर वो दखलंदाज दे सकता है, इंटरप्ट दे सकता है, वहां पर वो अपना कुछ बात कर सकता है, क्योंकि कोर्ट के पास इतना पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी हिला के रख सकता है या फिर जितने भी सारे लेवल्स है उनको भी हिला दे सकता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी
टायर ऑफ गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, इनमें से कोई भी गवर्नमेंट अगर कुछ अपने पावर को मिसयूज करती है तो कोर्ट के पास ऐसा एक पावर, वो वहां पर दखलंदाज दे सकता है और बता सकता है तुम ये क्यों कर रहे हो, और एक डिसीजन अपना ले सकता है वो इसे क्यों कर रहा है, उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक मेजर डिसीजन लिया जाता है वो क्यों कर रहे हैं, यानी एक वारंट दे सकते हैं और उन्हें क्या कर सकते हैं, उसके पास इतना पावर है वो उनको बोल भी सकता है ये तुम क्यों कर रहे हो। इसीलिए कहा जाता है जो हाईएस्ट कोर्ट्स है वो एक अंपायर की तरह यूज कर दिया, यानी जो क्रिकेट टीम में खेला जाता है, क्रिकेट टीम में यहाँ पर ए टीम है यहाँ पर बी टीम है और दोनों के ये मार ला तो वहां पर एक अंपायर होता है कि नहीं, जो बताता छक्का हुआ या आउट हुआ या चौका मारा क्या मारा। इसलिए कोर्ट क्या करता है, एक अंपायर की तरह काम करता है। जब भी कोई डिस्प्यूट, जब भी कोई खतरा आ जाता है डिफरेंट लेवल्स के अंदर और वो अपने पार, यानी क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मान लीजिए है, वहां पर क्या होता है वो कहीं डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है मैं अपनी काम करूंगा, मैं अपनी मनमानी चलाऊंगा, और स्टेट गवर्नमेंट कहता है मैं अपनी मनमानी चलाऊंगा, बट वो नहीं चला पाते, वो अपने पावर को मिसयूज जब कर देते हैं, दोनों ही अपने पावर को नहीं समझते, वो मिसयूज करते हैं अपने रेस्पेक्टिव पावर्स को, तभी कोर्ट वहां पर एक अंपायर की तरह आ जाता है और डिस्प्यूट को अराइज होने से कम आ जाता है, यानी डिस्प्यूट जिस प्रकार से ना बढ़े और थम जाए, ऐसा काम करता है कौन, आपका कोर्ट। फिर छठवां पॉइंट होता है जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यानी पैसा होता है, जो पैसा कमाने का सोर्स यानी जरिया होता है, वहां पर हर एक गवर्नमेंट का क्या होता है यार, क्लियरली स्पेसिफाइड इन द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड पावर। इसका अर्थ यही है कि जितना पैसा वो कमा रही है पर्टिकुलर गवर्नमेंट, इतना रेवेन्यू इस साल जनरेट करता है, जो कि उसके फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और उसके फाइनेंशियल पावर, उसके पास जितना पावर है, उसके पास कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितने सोर्स से वो रेवेन्यू ला सकता है, वो सारे ही चीजें स्पेसिफाइड किए जाते हैं, क्लियरली स्पेसिफाइड किया जाता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इस साल कितने रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कहां से रेवेन्यू सोर्सेस से जनरेट कर रही है, कहां से अपने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यानी पावर होता है कि कहां से बढ़ा रही है, ये सारी चीजों को कहां क्या किया जाता है, ये सारी चीजों को क्लियरली स्पेसिफाइड किया जाता है, बताया जाता है ये सारी चीजें यहाँ हुआ, नहीं तो क्या होगा, लोगों को लगेगा ये अपने ही आप कहीं पैसा ये कर रहे, इसलिए ये क्लियरली स्पेसिफाइड बताया जाता है ये क्यों किया जा रहा है, और ये सारे डिटेल्स भी रखा होता है कहाँ पर कितना पैसा गया, इसलिए कहाँ पर कितना बजट किया जा रहा है, कहाँ पर कितना पैसा लग रहा है, इंपोर्ट में कितना पैसा लग रहा है, इकोनॉमिक में कितना पैसा लग रहा है, हेल्थ में कितना पैसा जा रहा है, एजुकेशन में कितना, ये सारे चीजें ही स्पेसिफाइड किया जाता है क्लियरली, फिर ठीक पूरा क्लियर रिपोर्ट दिया जाता है। समझ में आ रही है। फिर क्या है जो फेडरल सिस्टम है, जो कि फेडरल सिस्टम हमारा है जिसके पास डुअल ऑब्जेक्टिव यानी दो ऑब्जेक्टिव उसके पास है। सबसे पहला सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री में सेफगार्ड लाना यानी कंट्री को सेफ बनाना और कंट्री के अंदर एकता को बढ़वा देना, एकता को क्या करना, आगे रखना, स्ट्रेंथ को आगे रखना, हमारे यूनिटी को बढ़ाना, प्रमोट करना, यूनिटी कंट्री में रहे, यानी कि डिस्प्यूट होने लगे यूनिटी कंट्री में ना रहे या फिर डिस्प्यूट्स होने लगे, ये सारी चीजों को कंट्री में ना होना चाहिए, इसीलिए वो क्या करता है, सेफगार्ड देता है, सेफ रखता है और कंट्री के यूनिटी को बरकरार रखने के लिए उसे प्रमोट करता है, कौन, फेडरल सिस्टम। और दूसरा पॉइंट क्या है, एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, अकोमोडेट यानी जितने भी सारे डाइवर्सिटी है, जितने भी अलग अलग प्रकार के भिन्न जाति के लोग इंडिया में या फिर लाइक कंट्री इंडिया में रह रहे हैं, जैसे कि हिंदू रह रहे हैं, मुस्लिम्स रह रहे हैं, क्रिश्चियन भी कुछ रह रहे हैं, इन तीनों को ही किस प्रकार से अकोमोडेट यानी निवास रहना, इन तीनों को ही किस प्रकार से घर मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, जॉब्स मिलेगी, ये सारी चीजों को अकोमोडेट करना ही फेडरल सिस्टम का, यानी हर तीनों को, यहाँ पर कोई मेजोरिटी नहीं है, कोई माइनॉरिटी नहीं है, दोनों ही इक्वल है गवर्नमेंट के सामने, इसलिए फेडरल सिस्टम में क्या होता है, अकोमोडेट किया जाता है रीजनल डाइवर्सिटी को क्या किया जाता है, अकोमोडेट किया जाता है, दोनों को ही इक्वली रिप्रेजेंटेशन में रखा जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। ज्यूरिसडिक्शन क्या है आप जानते हैं, ज्यूरिसडिक्शन द एरिया, एक एरिया होता है जहां पर किसी के पास लीगल अथॉरिटी होता है, क्या होता है सर, लीगल अथॉरिटी होता है, क्या होता है, लीगल अथॉरिटी होता है, और जो एरिया को, वो एरिया इसके ज्योग्राफिकल बाउंड्री के हिसाब से भी हो सकता है और किसी काइंड ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब भी हो सकता है, यानी एक प्रकार का जगह जहां पर आपको लीगल अथॉरिटी है आपके पास, मतलब आपका ये परमानेंट प्लेस है, ज्यूरिसडिक्शन यानी यही आपका परमानेंट प्लेस है, आपके पास लीगल
एक एरिया है जिसके पास किसी को भी आपका लीगल अथॉरिटी है, आप समवन हैज एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी। एक एरिया मान लीजिए है, उस एरिया में किसी किसी का क्या है, लीगल अथॉरिटी है, मतलब मेरा एरिया है। मान लीजिए यहाँ पर एक क्या है, एक एरिया है या फिर एक प्लॉट कह सकते हैं। ये प्लॉट किसका है, राम का। राम के पास इसी प्लॉट का एक क्या है, लीगल अथॉरिटी, जिससे पता चल सके ये इसका ज्यूरिसडिक्शन, ये इसी का ही घर है और ये यहीं पर ही घर करा है, इसी का ही प्लॉट है। और ये देखिए यहाँ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री भी हो सकता है, जिस प्रकार से इंडिया का बाउंड्री, मतलब इंडिया इतना ही है और ये एक लीगल अथॉरिटी है, हमारे गवर्नमेंट के पास एक लीगल अथॉरिटी है कि इंडिया का बाउंड्री इस प्रकार सा है और ये कुछ ऐसा सब्जेक्ट्स है और जो कि इंडिया के इस बाउंड्री को आप आर पार करके नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लीगल अथॉरिटी ये इंडिया है और इंडिया के लीगल अथॉरिटी हमारे पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह सकता है अन्य देशों को, ये होता है जुरिस्डिक्शन। समझ में आ गया, यानी इंडिया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लीजिए यहाँ पर पाकिस्तान बोलेगा कि मैं यहाँ पर घुस जाऊंगा, यहाँ पर घुस जाऊंगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा इंडिया का बोलेगा कि ये जो एरिया है, इस एरिया का लीगल अथॉरिटी हमारे पास है, ना कि आपके पास। और ये एरिया एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री भी है और इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी है, और जिस प्रकार से सब्जेक्ट्स है तो ये एक लीगल अथॉरिटी होने के कारण इंडिया का एक हमारे गवर्नमेंट के पास, तो यहाँ पर पाकिस्तान या फिर चाइना ऐसे ही घुस नहीं आ सकते। ठीक, ये लीगल अथॉरिटी है, ये चीज है, ये फैक्ट है। हमारे पास हमारे जगह का, हमारे हम जहाँ रह रहे, जिस जगह हमने खरीदा है उस जगह का हमारे पास लीगल अथॉरिटी है। ठीक, हम उस जगह की लीगली ओनर है, हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक आइडियल फेडरल सिस्टम के अंदर बोथ एसेप्ट्स होते हैं। वो बोथ एसेप्ट्स क्या होते हैं, पहला म्यूचुअल ट्रस्ट होना, लोगों के भीतर आपको ट्रस्ट जगाना पड़ेगा। अगर लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं, एक आइडियल फेडरलिज्म के अंदर क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को अपने लोगों के अंदर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, उनके लोगों के ऊपर म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, उनके पास एक एग्रीमेंट होना चाहिए, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, इन तीनों का ही एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम एक साथ रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। एग्रीमेंट किया जाना चाहिए एक साथ रहने की। फिर आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फेडरेशन। सबसे पहला कम्युनिटी कमिंग टुगेदर होता है। इंडिपेंडेंस जो होता है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राज्य जो होते हैं, वो एक साथ मिलकर एक बहुत बड़े यूनिट्स बनाते हैं अपने सोवरेनिटी को बचाने के लिए, अपने आइडेंटिटी को बचाने के लिए, अपने सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए। इतना ही समझे, यानी कोई स्वतंत्र राज्य है, यानी वो छोटे छोटे हिस्से में बटे हुए हैं, वो आकर मिलकर कमिंग टुगेदर आकर एक बहुत बड़ी यूनिट बनना चाहते हैं। समझ में आ रहा है। मान लीजिए यूएसए पहले अमेरिका था, जब अमेरिका धीरे धीरे मिल गया तो उसे यूनाइटेड स्टेट कहा गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि वो एकता है, उनके अंदर एकता राज्य, एक श्रेष्ठ राज्य ऑफ अमेरिका भी उसे कहा जाता है, क्योंकि वहां पर एकता बन, जो पहले उसे सिर्फ अमेरिका क्यों कहा जाता है, क्योंकि एकता नहीं थी। यूनाइटेड स्टेट क्यों कहा कि वहां पर एकता आने लगी। यानी जो स्वतंत्र राज्य होते हैं वो एक साथ चलकर आकर एक बहुत बड़ी यूनिट में, यानी छोटे 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 राज्य क्या करेंगे, ये छोटे छोटे क्या है, ये छोटे छोटे सारे स्वतंत्र राज्य वो एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा यूनिट बना देंगे, जिसे क्यों बने, अपने सोवरेनिटी को बचाने के लिए, अपने आइडेंटिटी को बचाने के लिए और अपने राज्य में सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, इसीलिए वो करते हैं। होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर होता है एक बहुत बड़ा कंट्री मान लीजिए, वो क्या करता है, डिसाइड करता है, सोचता है कि अपने उसके पास जो पावर्स है उसे अपने स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट के अंदर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये इंडिया है, ये इंडिया है। इंडिया क्या करता है, मान लीजिए इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल कंट्री है, जो कि सोचता है कि अपने पावर को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर था इंडिया में, वो सोचता है कि अपने पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है उसे डिवाइड कर दे स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर या फिर लोकल गवर्नमेंट के अंदर, बस होल्डिंग टुगेदर। अब बात करें कुछ एक्स्ट्रा चीजों के बारे में जो कि मैं बताना चाहता हूं। कमिंग टुगेदर यहाँ पे लिखते हैं। कमिंग टुगेदर क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसके पास जितना ही पावर होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास उतना ही पावर होता है, यानी दोनों का पावर इक्वल होता है, दोनों का पावर क्या होता है, इक्वल होता है। इसीलिए यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिखा दे, इक्वल डिवीजन ऑफ पावर, पावर का बंटवारा इक्वल किया गया है,
सेम किया गया है, हम कह सकते हैं, यानी इसका जितना पावर है इतना भी उसका पावर है। और यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन, होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर होता है स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि वो डिसाइड करता है, वो बाद में डिसाइड करता है। बट पहला केस क्या होता है, उसके पास ज्यादा पावर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होता है और आज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, वो बाद में डिसाइड करता है इस ग्रेटर देन को इक्वल टू में करना, वो हो नहीं पाता। यहाँ पर क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन ऑफ पावर, अनइक्वल डिवीजन ऑफ पावर, यहाँ पर अनइक्वली पावर को डिवाइड कर। अब एग्जांपल्स देखेंगे गाइस, अब एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जाम सो गाइस कमिंग टुगेदर की बात करते हैं एग्जांपल्स। यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल मैंने बता दिया यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर दूसरा क्या है सर, दूसरा हमारा है स्विट्जरलैंड, दूसरा हमारा क्या है स्विट्जरलैंड। ये मैं मन से नहीं बता रहा, आपकी बुक में ही ये 3 एग्जाम्पल है। यानी एक और क्या है ऑस्ट्रेलिया, एक और क्या है ऑस्ट्रेलिया, एक यूएसए यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे यूनिट्स ही मिलकर एक बड़े यूनिट्स बनाते हैं अपने सोवरेनिटी आइडेंटिटी और अपने सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए। स्विट्जरलैंड में ही सेम, ऑस्ट्रेलिया में सेम। बट होल्डिंग टुगेदर कहाँ पर है, होल्डिंग टुगेदर हमारे हिंदुस्तान में यानी इंडिया में यानी भारत में है। और कहाँ पर है, स्पेन में है। और कहाँ पर है, श्री बेल्जियम में है, श्री बेल्जियम, जो कि हम 2 ही चैप्टर लगातार पढ़ते आ रहे हैं। पावर शेयरिंग के भी इसके बारे में पढ़ रहे हैं, फेडरलिज्म में भी इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, इंटरलिंक्ड चैप्टर है, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होता है आज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, और वो बाद में डिसाइड करते हैं कि दोनों को इक्वल पावर मिलना चाहिए। हर एक चीज आज हमने क्या कर ली है, पढ़ ली है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी, कितनी लंबी हो चुकी थी वीडियो, 1650 यानी 17 मिनट वीडियो हो चुकी है।